प्रॉब्लम। यही कैमरा कल भी था, सेट करो। जरा देखना बेटा, ये दिख रहा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है। एक मिनट, वो भी आएगा, वो भी आएगा। आ गया नीचे वाला भी दिख रहा है, ये आएगा, आएगा फिर आएगा। ठीक है, ओके। ओके ओके, गुड आफ्टरनून। Here we are going to start a remaining part of the Kingdom Monera, जो हम लोगों ने पिछली बार इसको पढ़ा है, इसी को आगे पढ़ने जा रहे हैं। Here is Kingdom Monera। Kingdom Monera in detail। So one thing more, आप लोगों ने किंगडम मोनेरा में पहले 8 पॉइंट वाला प्रोसेस लगाया हुआ है, तो हम लोगों ने हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ लेना है। इसके बाद हम लोगों ने फॉर्म पढ़ना है, ये पढ़ लिया है। मॉर्फोलॉजी भी पढ़ ली है। अगर आप कल की क्लासेस देखेंगे तो मॉर्फोलॉजी में हमने शेप्स देख रखे हैं। शेप्स देखते वक्त हम लोगों ने देखा था कि या तो वो फोकस हो सकते हैं, या तो बेसिलस हो सकते हैं, या तो वो कॉमा शेप हो सकते हैं, या फिर वो स्पाइरल हो सकता है। मॉर्फोलॉजी के बाद हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट है, एनाटमी इफ रिक्वायर्ड। अगर हमें एनाटमी की ज़रूरत होगी तो हम पढ़ेंगे। तो भाई देखो, हैबिट एंड हैबिटेट हम लोगों ने पढ़ लिया है, फॉर्म हमने पढ़ लिया है, मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ ली है। एनाटमी का रिक्वायरमेंट नहीं है, सो हम लोग एनाटमी नहीं पढ़ने जा रहे, क्योंकि भाई सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, उसमें एनाटमी होने का कोई मतलब ही नहीं। सो एनाटमी नहीं रिक्वायर्ड है। तो इसके बाद हमारे पास 5वां पॉइंट आता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद हमारे पास आता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देखिए आज हम लोग को क्या क्या कंप्लीट करना है। आज हमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है। साथ में हम लोग देखेंगे कि भाई इनकी इकोलॉजिकल या इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ये पढ़ेंगे हम, और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बाद हम लोग इनके क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, और क्लासिफिकेशन के अलावा इनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल, तो बेसिकली आप ये सोच लिए कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने मेन 4 पॉइंट पढ़ रखे हैं। एंड दीज मेन 4 पॉइंट आर हैबिट एंड हैबिटेट, द सेकंड वन इज नोन एज फॉर्म, द थर्ड वन इज नोन एज मॉर्फोलॉजी, fourth one is known as anatomy if required, anatomy if not required, so we are not going to study about the anatomy, हमें anatomy पढ़ने की जरूरत नहीं। Now here is mode of reproduction, mode of nutrition, mode of reproduction, ecological importance, classification। तो ये हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग मोनेरा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जब हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए। पहली बात, अगर मेटाबॉलिज्म की बात की जाए, ये याद रखना, ये क्वेश्चन ऑल इंडिया में पूछा गया है। जो क्वेश्चन के आगे मैं क्यों लगाता हूँ, इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये ऑल इंडिया में कभी ना कभी पूछा गया है। तो याद रखना,
मेटाबॉलिज्म के आधार पर या फिर नरिशमेंट के आधार पर, अगर मैं न्यूट्रिशन का आधार मानूं, if the metabolism take in consideration or nutrition is taking into consideration, they are the most extensively okay, diversified organism on the basis of metabolism और न्यूट्रिशन। अब इसको हिंदी में सुन लीजिए, और ये क्वेश्चन कई बार आया है इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूं। अगर पूछा जाए दुनिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किस ऑर्गेनिज्म की है, किस ग्रुप की है, तो वो होता है आर्थ्रोपोडा। फिर से सुनिए, अगर मैं पूछूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप के हैं, तो आप बोलोगे आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा। लेकिन अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाई मेटाबॉलिज्म, सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाई न्यूट्रिशन, अलग अलग प्रकार का न्यूट्रिशन, अलग अलग प्रकार की मेटाबॉलिज्म किन प्राणियों में, किन ऑर्गेनिज्म में है, तब आप आर्थ्रोपोडा ना बोल करके किंगडम मोनेरा बोलेंगे। मोनेरा में दुनिया की सबसे डिफरेंट प्रकार के वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आप भूले नहीं हो तो मैंने यहां पर लिखा था द मोनेरा है वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा है वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाई ऑर्गेनिज्म कौन है, तो आप बोलोगे आर्थ्रोपोडा। इस दुनिया में इंसेक्ट सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मेटाबॉलिज्म में किसके पास है, या डाइवर्सिफिकेशन न्यूट्रिशन में किसके पास है, तब आप बोलोगे सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड न्यूट्रिशन मोनेरा के पास होता। बार बार ये क्वेश्चन आया है, ये ऑल इंडिया पीएमटी में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, और कभी ना कभी नीट में क्वेश्चन जरूर आएगा। इस वजह से आप इसे भूलेंगे नहीं। So whenever we talk about the mode of nutrition in case of bacteria or in case of Monera, it is the most diversified. I have repeated this almost 4 or 5 times. इसे गलत मत करिएगा। Now how do we go with the nutrition? चलिए हम लोग मोनेरा के न्यूट्रिशन को बहुत एक चार्ट के फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करते हैं। So मोनेरा में जो न्यूट्रिशन है उसका एक चार्ट है, और आप मेरे साथ बनाएंगे, क्योंकि इसी न्यूट्रिशन के चार्ट की बेसिस पर हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन सीखेंगे। ये एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, बट ये है कि मैंने एनसीईआरटी में लिखे हुए न्यूट्रिशन को एक चार्ट का रूप दिया है। सो याद रखना, देयर आर सम बैक्टीरिया विच आर ऑटोट्रोपिक। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रोपिक हैं, पहला पॉइंट। देयर आर सम बैक्टीरिया which are autotrophic. Meanwhile, there are some bacteria which are heterotropic. तो इस दुनिया में मुख्य रूप से दो प्रकार के बैक्टीरिया हैं, कुछ हैं ऑटोट्रोपिक, कुछ हैं हेट्रोट्रोपिक। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रोपिक और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोट्रोपिक, इसको समझने के लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस स्पेस, ये वाला स्पेस यूज कर रहा हूं और इसे समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को ऐड करता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऐड करके यस मैं C6H12O6 बनाता हूं, साथ में ऑक्सीजन निकालता हूं और बोलता हूं ये काम हो रहा है, और इस चीज को हम लोग नाम देते हैं सिंथेसिस। जरा इस शब्द को समझने की कोशिश करिएगा, सिंथेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंथेसिस ये पढ़ें। सिंथेसिस का मतलब होता है व्हेनेवर देयर इज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सीरियस, अगर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है, अगर आपको सही ढंग से दिख रहा है तो।
और इन इनऑर्गेनिक मटेरियल से हम लोगों ने ग्लूकोज जैसा या स्टार्च जैसा ऑर्गेनिक मटेरियल पैदा कर लिया है। वी आर गोइंग टू फॉर्म द ऑर्गेनिक मटेरियल, हमने ऑर्गेनिक मटेरियल पैदा कर लिया। सो वेन एवर देयर इज अ सिंथेसिस टर्म यूज्ड, तो बोलिए जब कभी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर लिया जाए, इट इज नोन एज सिंथेसिस। मैंने फोटो नहीं बोला, मैंने कीमो नहीं बोला, ना मैंने फोटो शब्द यूज किया, ना मैंने कीमो शब्द यूज किया। आई यूज्ड ओनली सिंथेसिस। व्हाट इट मींस, whenever there is a conversion of inorganic substances into organic substances, it is known as synthesis. You got it? So आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ने मिलकर के ग्लूकोज पैदा कर दिया। अगर ये सिंथेसिस इतनी आसान होती बेटा, तो इस एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी नहीं है और बारिश भी खूब होती है, या फिर मॉइस्चर भी खूब बढ़िया है, तो होता क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जुड़कर ग्लूकोज की बारिश होनी चाहिए थी। मैं एक बड़ी अपसर्ड सी बात कर रहा हूं, हंसी भी आएगी, क्या बात कर रहे हैं सर, ग्लूकोज की कभी बारिश हो सकती है? यस, नहीं हो सकती। बट सर ये रिएक्शन के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही जरूरी है, और इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी नहीं है, खूब सारा पॉल्यूशन चल रहा है, और वाटर मॉइस्चर की भी कमी नहीं है, तो ग्लूकोज क्यों नहीं बरसता? तो दो कारण है इसके। पहला कारण, ये जो रिएक्शन है, आप ध्यान से देखिएगा, दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ऐਵੇਂ ही नहीं जुड़ जाएंगे, इनको जोड़ने के लिए भी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी की जरूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एनर्जी, एंडोथर्मिक। ये एक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें एनर्जी की जरूरत है। तो बोले सर ये एनर्जी कहां से आएगी? तो बोलते हैं कभी कभी ये एनर्जी सनलाइट से आती है। देखिए मैंने दूसरा कलर का पेन यूज किया है, आपको याद रखिएगा। तब आप बोलोगे जब सनलाइट इस सिंथेसिस को करने लगती है, व्हेन द सनलाइट यूज्ड फॉर दिस सिंथेसिस, दैट इज नोन एज, सनलाइट की वजह से इसका नाम रखा जाता है फोटो। व्हाई फोटो? बिकॉज सनलाइट इज यूज्ड एंड दिस सिंथेसिस इज नोन एज photosynthesis. You got my point? Why it is known as photosynthesis? Just because कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज सनलाइट। अगर हमें सनलाइट की जरूरत है, इस प्रोसेस को बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। नाउ द सेम रिएक्शन, इफ एनी इनऑर्गेनिक मटेरियल, इफ इट इज विजिबल, अगर ये विजिबल है तो ध्यान से समझने की चीज, इन एनी, इफ एनी यू नो इनऑर्गेनिक मटेरियल, अगर किसी तरीके से कोई भी इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर दिया जाए, इट इज द सेम रिएक्शन जिसको मैंने सिंप्लीफाई लिखा है। ये है इनऑर्गेनिक मटेरियल और ये है फूड। यहां पर भी मैं इनऑर्गेनिक मटेरियल को फूड में कन्वर्ट कर रहा हूं, लेकिन ये रिएक्शन भी एंडोथर्मिक है सर। लेकिन इस रिएक्शन में अगर मैं सनलाइट की बजाय केमिकल एनर्जी यूज करूं, ध्यान से सुनिए, केमिकल एनर्जी, अगर मैं इसमें केमिकल एनर्जी यूज करता हूं, नो डाउट दिस रिएक्शन इज सिंथेसिस। सर ये सिंथेसिस ही है। व्हाई इट इज नोन एज सिंथेसिस? बिकॉज इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज हो रहा। बट अब की बार हमने सनलाइट नहीं यूज किया, यहां सनलाइट यूज किया, यहां सनलाइट यूज नहीं किया, यहां पर हमने केमिकल एनर्जी यूज किया। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कीमोसिंथेसिस। So organism can make their food, can synthesize their food by inorganic substances, Organism inorganic substances से food बना सकते हैं, यहां पर भी। लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? अगर सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट है, तो उस सिंथेसिस को हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटो मतलब सनलाइट। और अगर बेटा यहां पर बेटा सोर्स ऑफ एनर्जी केमिकल एनर्जी है, तब ऐसी सिंथेसिस को बोलेंगे कीमोसिंथेसिस। व्हाई इट इज नोन एज कीमोसिंथेसिस? बिकॉज हियर केमिकल एनर्जी इज गोइंग टू यूज। अब एक अजीब बात है जो बच्चे कहते हैं कि सर कीमोसिंथेसिस करने वाले लोग केमिकल खाते हैं। नो, एब्सर्ड बात है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। कीमोसिंथेसिस वाले लोग भी अपना खाना खुद खाते हैं, खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस वाले लोग भी अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन खाना बनाते हैं खुद, तो कीमोसिंथेसिस भी ऑटोट्रॉपिक हुए और फोटोसिंथेसिस भी ऑटोट्रॉपिक हुए। बोथ कीमोसिंथेसिस एंड ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेसिस और ऑटोट्रॉपिक। व्हाई? कीमोसिंथेसिस ने भी अपना खाना बनाया,
फोटोसिंथेसिस ने भी अपना खाना बनाया, लेकिन दोनों ने एनर्जी यूज की अलग अलग, एंड दैट्स व्हाई दे आर इंक्लूडेड अंडर ऑटोट्रॉपिक. सो वी कैन से व्हाट वी कैन से, हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप. वन इज फोटो ऑटोट्रॉपिक. तो कुछ बैक्टीरिया हैं जो फोटो ऑटोट्रॉपिक है, याद रहेंगे आपको. देयर आर सम बैक्टीरिया विच आर कीमो ऑटोट्रॉपिक. Chemoautotropic. And what is the meaning of photoautotropic? Photoautotropic का मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं. दे सिंथेसाइज देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड दीज बैक्टीरिया परफॉर्म कीमोसिंथेसिस. ये बैक्टीरिया कीमोसिंथेसिस करते हैं. कीमोसिंथेसिस करने वाले लोग केमिकल नहीं खाते. मैं फिर बता दूं, ऑल्दो फूड इज अ केमिकल, लेकिन वो केमिकल नहीं खाते, वो अपना फूड बनाते हैं, ये भी अपना फूड बनाते हैं, बट ये बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. दे मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड दे मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल एनर्जी. मैंने केमिकल, खुद केमिकल नहीं बोला, केमिकल एनर्जी बोला है, केमिकल एनर्जी. So what you got? Autotropic organisms are of two types. When they perform photosynthesis, they are known as photoautotropic. They perform photosynthesis in presence of sunlight. The second one is known as chemoautotropic. They perform chemosynthesis in presence of chemical energy. Now heterotropic bacteria. See, very simple. Heterotropic bacteria are mainly two type. दो तरीके के बैक्टीरिया होंगे. सम बैक्टीरिया आर पैरासिटिक. अब ये मत पूछेगा पैरासाइट क्या होता है, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं. When one living organism depend upon another living organism for food and shelter, it is known as parasite. एक बैक्टीरिया जब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहे, दो चीजों के लिए वहीं रहे वहीं खाए, इट इज नोन एज पैरासिटिक. और दूसरे तरीके के बैक्टीरिया हैं सैप्रोफिटिक और सेप्रोबायोटिक. शब्द सही है सेप्रोबायोटिक. व्हाई इट इज नोन एज सेप्रोबायोटिक? क्योंकि अगर बेटा प्लांट पर है तो सेप्रोफिटिक, और एनिमल पर है तो सेप्रोजोइक, और अगर प्लांट और एनिमल कुछ अलग अलग नहीं बताना है तो इट इज नोन एज सेप्रोबायोटिक. याद रखना, बैक्टीरिया आर नॉट होलोजोइक. एक हेटेरोट्रॉपिक में न्यूट्रिशन हुआ करता था होलोजोइक. होलोजोइक न्यूट्रिशन केवल एनिमल के साथ चलता है, सो यू कैन नॉट यूज टर्म होलोजोइक. वी आर पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक. सो ये कुछ एग्जाम्पल है. अब जब मैं क्लासिफिकेशन करूंगा तो इनमें कुछ और बातें ऐड ऑन करूंगा. यानी व्हेनेवर आई गो विद द क्लासिफिकेशन कि मुझे अब बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करना है, सो फिर मैं ये दोबारा से चार्ट आपसे पूछूंगा. सो आप लोग न्यूट्रिशन के समय पर कौन सा बैक्टीरिया किस तरीके से न्यूट्रिशन करता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है. तो देखो यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व किए. एक तो मैंने चार्ट सॉल्व किया, दूसरा एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट डाइवर्सिफाइड. Which of the organism is most diversified? It is not Monera, it is Arthropoda. Diversified in the sense of different type of organism. यानी बहुत प्रकार के ऑर्गेनिज्म होना, ये आर्थ्रोपोडा का नेचर है. लेकिन which of the organism group is most diversified in metabolism and nutrition? It is Monera. Monera से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मेटाबॉलिज्म में और न्यूट्रिशन में किसी के पास नहीं है, और उनका कुछ तरीका मैंने आपके सामने बोला है. They are photoautotropic, chemoautotropic, heterotropic, parasitic, saprophytic. Photoautotropic में भी दो वेरिएशन है जो मैं क्लासिफिकेशन के दौरान आपको दोबारा पढ़ाऊंगा. And you have to know about the synthesis. When inorganic substance changes into organic substance, it is known as synthesis. And if it is performed in presence of sunlight, it is known as photosynthesis. Okay? When it is परफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल, इट इज नोन एज कीमोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को पकड़ने के लिए यू हैव क्लोरोफिल. तो याद रखना आपके पास क्लोरोफिल भी होनी चाहिए या फिर कोई दूसरा पिगमेंट होना चाहिए
जिससे फोटोसिंथेसिस हो सके। सो हेयर इज योर चार्ट ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद हमारे पास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का चार्ट है। आप इसे सही ढंग से देख लीजिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद मैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद आगे बढ़ता हूं। ओके, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दोबारा मैं आपके सामने पढ़ाऊंगा। नाउ मोनेरा में फिर से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बहुत सिंपल टॉपिक है और ये एनसीईआरटी से रिलेटेड टॉपिक है। आप लोग देख सकते हैं कि इस साल का पेपर आपके सामने जो आया वो कैसा था। तो बेसिकली आप अपने आप को इस चर्निंग में मत डालें क्या ये सफिशिएंट होगा, क्या एनसीईआरटी पढ़नी सफिशिएंट होगी। मैं पिछले 6-7 सालों का पेपर देख के बता सकता हूँ यस एनसीईआरटी आर सफिशिएंट, बिकॉज 4 या 5 क्वेश्चन अगर कभी बाहर से आए भी तो उनको पढ़ने के लिए आप कौन सी बुक पढ़ोगे आपको नहीं मालूम। इसलिए आप उसके पढ़ने के लिए अनसॉल्व लगाएं, क्वेश्चंस लगाएं और जितने क्वेश्चंस हम लोग पूछ रहे हैं वो लगाएं, वो 5 क्वेश्चन उनसे आ जाएंगे। बाकी आप लोग एनसीईआरटी ही पढ़ें, बार बार ये क्वेश्चन का जवाब नहीं चाहिए। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? You know, Monera have 3 kind of mode of reproduction. One is known as vegetative reproduction. पहला तरीका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरे टाइप का रिप्रोडक्शन है, इट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरे टाइप का रिप्रोडक्शन है, इट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So Monera have all 3 kind of reproduction. One is vegetative reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. वैसे तो मैं कई बार पढ़ाता हूं, लेकिन आपको मैं मान रहा हूं कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं यहां पर इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मायने बार बार लिख रहा हूं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है हिंदी में कायिक प्रजनन। आपको लगेगा अच्छी खासी इंग्लिश में शब्द था, ये उल्टा सीधा शब्द आपने क्यों इंक्लूड किया? जस्ट बिकॉज मैं आपको कुछ चीजें फील कराना चाहता हूं। कायिक मतलब काया और काया मतलब बॉडी। When the body part itself involve in reproduction, बॉडी पार्ट ही रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाए, ऐसे रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यू कैन सी माई बॉडी, मेरा हाथ, मेरा नाक, मेरा कान, मेरा मुंह, सब एवरीथिंग इज अ बॉडी पार्ट। अगर मैं अंगूठा काटूं और ये कटा हुआ अंगूठा जमीन में गिरे, मैं कई बार ये एग्जांपल देता हूं, कई बार, और उससे नए सर तैयार हो जाएं, तो मैं बोलूंगा वेजिटेटिव पार्ट ने ही नए सर को पैदा कर दिया। इसका मतलब ये प्रकार का रिप्रोडक्शन, इट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वेजिटेटिव पार्ट यानी बॉडी का सोमैटिक पार्ट इटसेल्फ प्रोड्यूसेस ना न्यू बॉडी, इट इज नोन एज कायिक प्रजनन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हिंदू माइथोलॉजी में देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। किसी भगवान का मन किया, उन्होंने बाल तोड़ करके जमीन में फेंके, नए राक्षस तैयार, इट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। रक्त बीज का रक्त गिरा, नए राक्षस तैयार, इट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आरबीसी डब्ल्यूबीसी गिरी और उनसे नए राक्षस पैदा हो गए, इट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आपको लगता है कि वेजिटेटिव बॉडी इटसेल्फ बैक्टीरिया की कितनी बड़ी होती होगी? भैया, बैक्टीरिया की बॉडी एक कोशिका की है, ये रहा वो एक कोशिका, सिंगल सेल, यानी बैक्टीरिया इटसेल्फ इज अ सिंगल सेल, यूनिसेलुलर। और अगर बेटा यूनिसेलुलर बैक्टीरिया खुद भी फिजन कर जाए, फिजन करके 2 पार्ट में टूट जाए और 2 पार्ट से 2 ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएं, तो बॉडी ने ही 2 बॉडी पैदा कर दी। एंड दिस इज नोन एज, माय डियर, दिस इज नोन एज बाइनरी फिजन। तो कभी कोई तुमसे पूछे कि बैक्टीरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस से होता है, आप बोलिए सर इट इज बाइनरी फिजन। इसके जवाब इतने सिंपल है। कोई बोले बैक्टीरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है, बिंदास बोलिए बाइनरी फिजन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिजन। एक कोशिका टूटी और 2 पार्ट में टूट करके इसने बाइनरी फिजन कर दिया। ओके, नाउ वन मोर, एक और छोटी सी बात आप ध्यान से देखिए। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है?
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान द बैक्टीरिया फॉर्म स्पोर व्हेनेवर देयर इज अ स्पोर फॉर्मेशन, जब कभी बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन हो जाए, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एनसीईआरटी से बाहर है। मैं देखो एनसीईआरटी से बाहर ये क्वेश्चन है, मैंने स्टार लगा दिया क्योंकि उन्होंने बैक्टीरिया के स्पोर को बारे में कुछ नहीं बताया। आप लोग इसे राइट डाउन करेंगे। बैक्टीरिया दुनिया में एक स्पोर बनाते हैं, दैट स्पोर इज नोन एज एंडोस्पोर। इस चीज को कभी मत भूलना, ये क्वेश्चन बहुत बार हमारे लोगों के समय पर पूछा गया। एंडोस्पोर, बैक्टीरिया अपना एक स्पोर बनाते हैं, जैसे जू स्पोर आपने सुना, ए प्लानोस्पोर सुना, वैसे ही इन्होंने एंडोस्पोर बनाया। एंड इज द मोस्ट रेजिस्टेंट स्पोर ऑफ द होल वर्ल्ड। दुनिया का सबसे रेजिस्टेंट स्पोर है। इसीलिए देखो, आप पाश्चराइजेशन करो, मेरी बात सुनो ध्यान से, आप मिल्क का पाश्चराइजेशन करो, बैक्टीरिया मर जाता है लेकिन स्पोर नहीं मरते। आप जो मिल्क का पैकेट खरीदते हो वो पाश्चराइज्ड मिल्क है, और पाश्चराइज्ड मिल्क है, इसका मतलब इसमें बैक्टीरिया नहीं है। और अगर इसमें बैक्टीरिया नहीं है तो ये 10 दिन भी रखा रहे, इसे ठीक रखा रहना चाहिए, क्योंकि तो बेटा पाश्चराइज्ड और कवर्ड है, बाहर से बैक्टीरिया नहीं पहुंच रहे। लेकिन क्या ऐसा है 10 दिन रखे रहने पे क्या ये दूध खराब नहीं होगा? खराब हो जाएगा। क्यों? किसके इसके अंदर स्पोर अभी नहीं मरे। वो स्पोर कौन से स्पोर है? एंडोस्पोर। उन स्पोर ने नए बैक्टीरिया पैदा कर दिए। तो याद रखना, इवन पाश्चराइजेशन नॉट किल द स्पोर। पाश्चराइजेशन से बैक्टीरिया मर जाता है लेकिन स्पोर नहीं मरते। और इसीलिए मम्मा एक प्रोसेस करती, हर 6-8 घंटे के बाद मिल्क को उबाल देती। क्यों? क्योंकि जो स्पोर थे उनसे जो नए बैक्टीरिया बने वो इसके पहले कि कुछ दूध को खराब करें वो बैक्टीरिया को फिर मार दें, फिर स्पोर बचे, फिर स्पोर से बैक्टीरिया बन रहे होंगे, फिर से उन्होंने उबाल दिया। इस तरीके से दूध उबाला जाता रहता है और वो बचा रहता है। और चूंकि खुले में रखा हुआ है स्पोर, कई बार स्पोर बहुत ज्यादा हीटिंग से मर जाते हैं, लेकिन इट इज मोस्ट रेजिस्टेंट स्पोर। एक क्वेश्चन है, ऑल्दो इट इज आउट ऑफ कोर्स, आप लिख जरूर लीजिएगा, ये इतने ज्यादा रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि इनके पास एक बेटा सब्सटेंस होता है, इट इज कैल्शियम, दैट इज कैल्शियम डाई पिकोलिनिक एसिड। पिकोलिनिक एसिड, ये क्वेश्चन ऑल्दो आउट ऑफ कोर्स है, एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों के समय पर यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता था कि एंडोस्पोर इतना ज्यादा हार्ड और रेजिस्टेंट क्यों है? बिकॉज इट हैव द कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम का मतलब होता है हार्ड, आपकी हड्डियों जैसा सॉल्ट है इसकी बॉडी में प्रेजेंट है स्पोर की, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड। समटाइम इट इज नोन एज डीपीए। व्हाट इज डीपीए? डाइपिकोलिनिक एसिड। और आगे लगा दोगे कैल्शियम, दैट इज नोन एज कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड। सो हियर two type of reproduction, one is known as vegetative reproduction, another one is known as asexual reproduction. Okay, now here comes the sexual reproduction. एक बार जो आपको sexual reproduction से जाननी है, it's the most primitive type of sexual reproduction. Most primitive. Type of sexual reproduction. पहला पॉइंट, ये दुनिया का सबसे प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, देयर इज नो गैमीट फॉर्मेशन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन नहीं है, इवन नो फर्टिलाइजेशन। ना तो गैमीट का फॉर्मेशन है ना तो फर्टिलाइजेशन है। सो ऐसा कैसे हो सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट ही ना बने और फर्टिलाइजेशन ना हो? सो ये है क्या? इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ओनली एक्सचेंज ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। एक्सचेंज ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस बिटवीन टू बैक्टीरिया। दो बैक्टीरिया के बीच में एक्सचेंज ऑफ डीएनए केवल हो रहा है, और ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है।
सो नो डाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मुझे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक के अलावा भी फिलहाल ये चार्ट आपके सामने होना चाहिए। इतना अगर आप जानते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्वेश्चन सही कर दोगे। अब चार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या रोल है दैट आई एम गोइंग टू टीच यू। मैं आपको अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का हो सकता है वो भी दिखा दूंगा। फिलहाल तो आप देखो मोनेरा में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाते वक्त सर ने आपको पढ़ाया देयर आर 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। वन इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अनदर वन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड वन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस है दैट इज बाइनरी फिजन, इसे मत भूलिएगा, इट इज नोन एज बाइनरी फिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो तरीका है दैट इज नोन एज एंडोस्पोर फॉर्मेशन। दुनिया का हार्डेस्ट स्पोर है, ये उतने ही लेवल का हार्डेस्ट है जितने लेवल का स्पोरोपोलिनिन था, स्पोरोपोलिनिन पॉलन ग्रेन में। यस, इसीलिए बैक्टीरिया भी अपने फॉसिल बनाते हैं, स्पोर के फॉसिल बन सकते हैं। एंड नाउ थर्ड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सर ने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो गैमीट बन रहे, ना तो गैमीट का फर्टिलाइजेशन हो रहा। फिर ये कैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि ना गैमीट बन रहे ना बेटा गैमीट का फर्टिलाइजेशन हो रहा। तो इसमें डीएनए चेंज हो रहा, डीएनए एक्सचेंज हो रहा। क्या हो रहा दैट आई एम गोइंग टू टीच यू। वो क्या हो रहा है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। अगर आपको कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोनेरा डिटेल में पढ़ना पड़े, नो डाउट इट इज मोर देन योर सिलेबस से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस मान सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन फिर भी सीखो क्योंकि ये जेनेटिक्स में कहीं ना कहीं यूज होगा। होता क्या है कि हम लोगों ने देखे हैं कि एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास अपना एक सर्कुलर डीएनए मैंने आपको बनाया था, ये था एक सर्कुलर डीएनए, और इसे हम लोगों ने बोला था सर ये क्रोमोसोमल डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए हमने बोला था सर ये क्रोमोसोमल डीएनए। मीनवाइल आपको मैंने ये भी पढ़ाया था कि बैक्टीरिया समहाउ हैव एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आल्सो, इट इज नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। कल मैंने पढ़ाया आपको, आप लोगों ने सीखा नहीं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है इसी का नाम है प्लाज्मिड, याद रखिएगा। अब इस प्लाज्मिड के ऊपर एक जीन होती है, इस प्लाज्मिड के ऊपर एक जीन होती है दैट इज नोन एज एफ फैक्टर, इट इज नोन एज एफ फैक्टर, and this F factor is nothing but it is known as fertility factor. Fertility factor. So F factor is nothing but fertility factor. और जिसके पास भी F factor होता है it behave like plus, that is donor bacteria. Donor bacteria. This is known as donor bacteria. अब ये डोनर बैक्टीरिया क्या डोनेट कर रहा है मैं यहां दिखाता हूं। देखिए एक बैक्टीरिया जिसके पास एफ फैक्टर है, प्लाज्मिड के एफ फैक्टर है, साथ में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, वो दूसरे बैक्टीरिया जिसके पास एफ फैक्टर नहीं है, केवल क्रोमोसोमल डीएनए है, एफ फैक्टर नहीं है, उसके साथ मिल करके एक ट्यूब बनाता है। और कल मैंने आपको पिलाय शब्द पढ़ाया था, पिलाय अगर याद करो तो मैंने पढ़ाया था कि बैक्टीरिया में पिलाय होता है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं पिलाय। इन पिलाय में से कुछ पिलाय हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं सेक्स पिलाय। सेक्स पिलाय से एक ट्यूब बनता है एंड दैट ट्यूब इज नोन एज कॉन्जुगेशन ट्यूब, कॉन्जुगेशन ट्यूब। और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के साथ एक्सचेंज करता है। तो जो एक्सचेंज कर रहा है इट इज डोनर, प्लस जो बेटा रिसीव कर रहा है इट इज माइनस रेसिपिएंट। तो इनमें से एक डोनर होता है, दूसरा रेसिपिएंट होता है। अब आप बताइए ये इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं गैमीट बने? नहीं बने। कहीं भी फर्टिलाइजेशन हुआ? नहीं हुआ। तो ना तो गैमीट बन रहा ना तो फर्टिलाइजेशन हो रहा, केवल डीएनए का एक्सचेंज हो रहा। यानी एक बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया को एक्सचेंज कर रहा है। और इस तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं बड़ा बड़ा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इस तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वी नो इन द नेम ऑफ कॉन्जुगेशन।
यानी इस तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन कहलाता है। अगर कभी कोई पूछे कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका नाम क्या होता है, इट इज नोन एज कंजुगेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इट इज नोन एज कंजुगेशन एंड इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप। इतना प्रिमिटिव है कि देयर इज नो गैमीट फॉर्मेशन। मैं बार बार वही बातें लिख दे रहा हूं, देयर इज नो गैमीट फॉर्मेशन। वन थिंग, ना तो इसमें गैमीट फॉर्मेशन है, दूसरा नो गैमीट फर्टिलाइजेशन, ना तो यहां पर कोई गैमीट फर्टिलाइजेशन है। आगे चल के जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 मुख्य इवेंट्स होते हैं। वन इज नोन एज प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में गैमीट फर्टिलाइज होते हैं, तो यहां तो गैमीट फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहे। इसका मतलब दुनिया का वन ऑफ द सिंगल रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज नो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, नो फर्टिलाइजेशन इवेंट, नो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अगर मैं कभी पूछूं, define me a sexual reproduction which do not have the fertilization and post fertilization, you can say that it is a conjugation, it is a reproduction in bacteria। बैक्टीरिया के जो भी रिप्रोडक्शन होते हैं उन रिप्रोडक्शन में ना तो प्री फर्टिलाइजेशन होता है, ना फर्टिलाइजेशन होता है, ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अगर आप इतना समझ गए हैं तो डीएनए एक्सचेंज के इस तरीके का नाम है कंजुगेशन। अच्छा, ये भी एक्स्ट्रा है, कई बार बोलते हैं सर केवल एनसीईआरटी पढ़ाते हो, थोड़ा याद रखना ये भी एक्स्ट्रा, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज होगा इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं एक्स्ट्रा। डीएनए ट्रांसफर की 2 टेक्निक्स और हैं, यानी बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर की 2 टेक्निक और हैं। पहली टेक्निक तो आपने पढ़ ली, इट इज नोन एज कंजुगेशन। तो एक टेक्निक तो हो गई कंजुगेशन। कंजुगेशन में आपने देखा कि बेटा एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को डीएनए ट्रांसफर कर रहा बाय कंजुगेशन ट्यूब। बट देयर आर 2 मोर टेक्निक्स। वन इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी आपके कोर्स में है लेकिन जेनेटिक्स में है। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ग्रिफिथ साहब ने चूहे पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, अगर आप भूले नहीं हो तो वहां पर एक बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर करता है विदाउट कॉन्जुगेशन ट्यूब। यानी एस फॉर्म ऑफ वाला बैक्टीरिया आर फॉर्म में या फिर आर फॉर्म वाला एस फॉर्म में डीएनए अपना एक्सचेंज करता है। तो वन टेक्निक इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, वन इज कंजुगेशन एंड देयर इज वन मोर, इट इज नोन एज ट्रांसडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपको लगे भले ही सिंपल लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जब आपको मैं पूछता हूं तो आप बता नहीं पाते हो। सो वन इज कॉन्जुगेशन जिसका डिटेल मैंने पढ़ा दिया। सेकंड इज ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके जेनेटिक्स में है, मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, आज केवल नाम लिखो जेनेटिक्स में। और तीसरा कहीं पर नहीं दिया बट बायोटेक्नोलॉजी में इसका थोड़ा सा पार्ट हमें पढ़ना पड़ता है बायोटेक्नोलॉजी में। सो बायोटेक्नोलॉजी में ट्रांसडक्शन थोड़ा सा पार्ट पढ़ना पड़ता है। सो मेरे बच्चों, अगर आप केवल इतना ही बता दोगे कि बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर के 3 टेक्निक हैं, सो यू गोइंग गेट योर मार्क्स। पहला पॉइंट कंजुगेशन, द सेकंड पॉइंट इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड द थर्ड वन इज नोन एज ट्रांसडक्शन। सर ट्रांसडक्शन समझ में नहीं आया, यस आ जाएगा समझ में। कभी कभी कुछ वायरस होते हैं, दीज आर सम वायरसेस, मैंने जो बोला ये वायरसेस हैं। एंड दीज वायरस, ध्यान समझना, ये जो वायरस है इनका नाम होता है बैक्टीरियोफेज। सुनिए, दीज आर नोन एज बैक्टीरियोफेज। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। सो बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करते हैं, अपना डीएनए, सी वायरस का डीएनए भेजते हैं बैक्टीरिया में, यानी बैक्टीरिया के अंदर वायरस का डीएनए भेजते हैं। तो व्हेन द ट्रांसफर ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, वायरस टू बैक्टीरिया, वायरस टू बैक्टीरिया, दैट ट्रांसफर टेक्निक इज नोन एज ट्रांसडक्शन। बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया थ्रू conjugation tube, it is known as conjugation. Bacteria to bacteria without conjugation tube, it is transformation. And virus to bacteria, वायरस का डीएनए बैक्टीरिया में जाना, इट इज नोन एज ट्रांसडक्शन। सो डीएनए ट्रांसफर टेक्निक इन बैक्टीरिया आर ऑफ मेनली 3 टाइप। इनमें से इसको बेटा दर्जा प्राप्त है
प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। बाकी सब डीएनए ट्रांसफर टेक्निक है, बाकी सबको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मत बोल देना। कल को मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक में आपको पढ़ाया तो आप बोल रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ट्रांसडक्शन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नो, ऑल ऑफ देम आर डीएनए ट्रांसफर टेक्निक। फिर से बोलिए मेरे साथ, all of them are DNA transfer technique, but all of them are not the primitive type of sexual reproduction. All of them are DNA transfer technique. Only one of them is known as primitive type of sexual reproduction, that is known as conjugation, where fertility factor है F factor और सेक्स पिलाई मिलकर बनाती है कॉन्जुगेशन ट्यूब, और डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। जिससे ट्रांसफर होता है दैट इज नोन एज डोनर, और जिसमें ट्रांसफर होता है दैट इज नोन एज recipient. So one will behave like male, another one will behave like female. The donor will behave like male and the recipient will behave like female. और इसी वजह से हम बोलते हैं it is a primitive type of sexual reproduction. इतना पढ़ा लेने के बाद 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे दे दो। क्या दुनिया का हर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन रखता है? नो, देयर इज वन एक्सेप्शन, इट इज बैक्टीरिया। गॉट इट? ओके, क्या दुनिया में हर बंदा गैमीट बनाकर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? नो, देयर इज वन एग्जांपल, इट इज नोन एज कंजुगेशन। और थर्ड वन, क्या दुनिया का हर डीएनए ट्रांसफर टेक्निक एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? नो, देयर आर 3 टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर टेक्निक इन बैक्टीरिया। वन इज नोन एज कंजुगेशन, another one is known as transformation, and the third one is known as transduction. Bacteria to bacteria through conjugation tube, it is known as conjugation. Bacteria to bacteria without conjugation tube, it is known as transformation. And virus to bacteria, it is transduction. देखिए, चलते चलते हम लोगों ने कितने तरीके के रिप्रोडक्शन पढ़ लिए। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। अब इतना सारा पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग में कितना है वो देखने वाली। वेजिटेटिव, बाइनरी फिजन, अगर आपको इतना आता है मोर देन सफिशिएंट। वेजिटेटिव, बाइनरी फिजन। एसेक्सुअल, एंडोस्पोर। सेक्सुअल, कंजुगेशन। ये 3 चीजें हैं, अगर आपको आती हैं इट इज मोर देन इनफ। अगर इतना आपने पढ़ लिया तो आप लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं? आप लोग पहुंच चुके हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और 8 पॉइंट में 6 पॉइंट आप पढ़ चुके हैं। मेरे साथ दोहराइए, हैबिट एंड हैबिटेट, फॉर्म पढ़ चुके हैं, मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हैं, एनाटमी थी नहीं इसलिए नहीं पढ़ा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब आता है बारी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की, जो क्लासिफिकेशन के बाद एक एक करके पढ़ा दी जाएंगी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो आइए मोनेरा का क्लासिफिकेशन पहले पढ़ते हैं। मोनेरा या फिर आप लोग इसे बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्योंकि मालूम है आपको मोनेरा में मुख्यतः बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं। बैक्टीरिया, तो एक सिंपल बात आपको याद रखनी है जो मैं आपको बता दूं। द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा मेनली डिपेंड अपॉन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यस, depends mainly upon, not sole but mainly upon mode of nutrition, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन मेनली डिपेंड करता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वन थिंग। दूसरा, सेल स्ट्रक्चर। तीसरा, सेल वॉल स्ट्रक्चर। एटसेट्रा। सो मोनेरा का क्लासिफिकेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल स्ट्रक्चर और सेल वॉल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। समटाइम दे आल्सो से दैट इट इज अ रिप्रोडक्शन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो मैंने पहले लिख दिया है। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पर, सेल स्ट्रक्चर की बेसिस पर, सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बेसिस पर हम लोग मोनेरा का क्लासिफिकेशन करते हैं। एंड हियर आई एम गोइंग टू क्लासिफाई बैक्टीरिया,
क्लासिफाई करने जा रहा हूं मैं बैक्टीरिया को। अगर आपको ये क्लासिफिकेशन देखना है, सो मेक वन चार्ट मोर, एक चार्ट और आप लोग बनाएंगे मेरे साथ। इट इज अ मोनेरा। मोनेरा के बगल में आप बेसिकली यहाँ बैक्टीरिया लिख लीजिएगा, क्योंकि ये टोटल क्लासिफिकेशन केवल बैक्टीरिया के लिए ही मैं पढ़ाने जा रहा हूं। सो मोनेरा में मुख्य रूप से दो मेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे। वन इज नोन एज आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया। और दूसरे तरीके के बैक्टीरिया जो मिलेंगे, दे आर नोन एज यू बैक्टीरिया। आर्की शब्द आर्काइव शब्द से लिया गया है, आर्काइव। वैसे आर्काइव का हिंदी में मतलब होता है धरोहर, और धरोहर का मतलब जो सबसे पुरानी चीजें होती हैं उन्हें हम लोग धरोहर बोलते हैं, बहुत पुरानी। सो आर्की बैक्टीरिया आर द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल और द ओल्डेस्ट लिविंग बैक्टीरिया। दुनिया के सबसे पुराने बैक्टीरिया, ओल्डेस्ट लिविंग बैक्टीरिया। इनसे पुराना बैक्टीरिया कोई नहीं। अगर कोई पूछा जाए ओरिजिन ऑफ लाइफ के दौरान जो सबसे पहली सेल बनी थी, वो यही थे। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा ओरिजिन ऑफ लाइफ इवोल्यूशन के दौरान, तो पूछा जाएगा पहली कोशिका जो बनी थी वो कोशिका कौन थी। आफ्टर वायरस के बाद जो पहली कोशिका बनी थी वो कौन सी थी? आर्की बैक्टीरिया। अनदर यू, जहां पर भी यू शब्द मिलता है इसका मतलब होता है ट्रू। और बैक्टीरिया का बैक्टीरिया, दे आर नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। सो याद रखना, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दो मुख्य क्लासिफिकेशन है, लेकिन इनमें बड़ा चार्ट बनने वाला है, जगह कम है, मैं पहले से बता दूं। आर्की बैक्टीरिया के बारे में मैं बोल रहा हूं, ये आज भी उसी इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं जिस इन्वायरमेंट में इनका ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था। याद रखना, मैं यहां पर सब लिख रहा हूं, दे आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। जब इस दुनिया में ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई थी, यानी जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तब से ये बैक्टीरिया। और जिस समय ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई थी, याद रखना, उस समय जिस समय ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई थी, उस समय अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था, अर्थ एटमॉस्फेयर था, इट वाज नॉट फेवरेबल। जिस समय ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई थी, अर्थ एटमॉस्फेयर वाज नॉट फेवरेबल। नॉट फेवरेबल, इसका मतलब उस समय पर जो इन्वायरमेंट था, इट वाज हार्श इन्वायरमेंट। यानी ये बैक्टीरिया आज भी हार्श इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं। ये उस समय के बैक्टीरिया है जब इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था। अब बोलोगे सर इन्वायरमेंट अच्छा क्यों नहीं था? तो आपको मालूम है, शुरुआत में धरती में खूब सारा टेम्परेचर था, टेम्परेचर हाई था, खूब सारे सॉल्ट्स थे। समुद्र में पहली बार ओरिजिन हुआ था बैक्टीरिया का, तो खूब सारे सॉल्ट थे, खूब सारा टेम्परेचर था, इवन एसिड और बेस भी था। याद रखना, खूब सारा एसिड और बेस था उस पूरे जगह पर। तो याद रखना, आज भी ये बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे रहना चाहते हैं, एसिड में रहना चाहते हैं, सॉल्ट्स में रहना चाहते हैं, क्योंकि इनका नेचर है। जब ये पैदा हुए थे उस समय अर्थ एनवायरनमेंट बहुत हार्श था। एंड नाउ यू बैक्टीरिया, दे आर द प्रेजेंट डे बैक्टीरिया। ऑल्दो आर्की बैक्टीरिया भी प्रेजेंट डे बैक्टीरिया है, लेकिन प्रेजेंट डे बैक्टीरिया है, और ये उतने हार्श एनवायरनमेंट में नहीं रहते, लेकिन ये भी हार्श एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। और आज जो बैक्टीरिया हम लोग बता रहे हैं, उनकी सेल वॉल, यानी यू बैक्टीरिया की सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन अलग टाइप की है। मैं फिर से बता दूं,
सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन अलग प्रकार के हैं। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल अलग टाइप की है, यानी हैं दोनों बैक्टीरिया ही, लेकिन दोनों बैक्टीरिया की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में बहुत बहुत डिफरेंस है। जैसे कुछ बातें जो आपको नोट करनी चाहिए और ये क्वेश्चन के रूप में भी आ चुकी हैं। याद रखना, यू बैक्टीरिया की सेल वॉल मैंने पढ़ाई है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। यस, यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। यू बैक्टीरिया के बारे में पहले मैं बता रहा हूं। और सेल मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन पाए जाते हैं। लिपिड एंड प्रोटीन। आप लोगों ने सिंगर निकोलसन का मॉडल पढ़ा ही होगा, लिपिड एंड प्रोटीन पाए जाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल मोर और लेस पेप्टाइडोग्लाइकन एंड लिपिड एंड प्रोटीन की बनी है। नाउ आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में ध्यान रखना, देयर इज नो पेप्टाइडोग्लाइकन। बड़ा बड़ा लिख लीजिए आप। नो पेप्टाइडोग्लाइकन, इनकी सेल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है। तो सेल वॉल में तो पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है भैया। जब आपसे पूछा जाएगा सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है, तो फिर किसकी बनी है सेल वॉल? तो याद रखना, जगह नहीं है, मैं यहीं पर लिखता हूं, इस जगह लिख देता हूं। इनकी जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल में प्रोटीन है। याद रखना, प्रोटीन रखना सेल मेम्ब्रेन का फीचर है, याद रखो। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन होनी चाहिए, लेकिन इनकी सेल वॉल में प्रोटीन है, और प्रोटीन के साथ साथ नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड है। नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड। ये सेल वॉल में, सेल वॉल में प्रोटीन है, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है। और सेल मेम्ब्रेन, ये रही सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच चेन लिपिड्स है। ब्रांच्ड चेन लिपिड। अब आपको लगेगा कि ये सब कुछ सर आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, तो मैं कहूंगा जाके दोबारा एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी लिखती है कि आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दे गिव द एडेप्टेशन, ताकि वो हार्श एनवायरनमेंट में रह सकें। याद रखना, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफी कुछ गड़बड़ हो गया, बहुत सारा मुश्किल हो जाएगा अगर आपको नहीं समझ में आया। मैंने एक कंटिन्यूटी मेंटेन करी थी, तो मैंने कहा था जिन लोगों को ऐसे समझ में आ रहा है वो ऐसे समझ लें, और जिनको ऐसे नहीं समझ में आ रहा मैं दोबारा लिख देता हूं। आपके सामने वो रहा आर्की बैक्टीरिया, सॉरी यू बैक्टीरिया, ये रहा आर्की बैक्टीरिया। मैं आपके सामने आर्की बैक्टीरिया की मुख्य मुख्य बातें फिर से लिख दे रहा हूं। अगर कभी भी कोई चीज आपको समझ में ना आए तो फिर से आप इसे देख सकते हैं। आर्काइव शब्द का मतलब होता है धरोहर। अब मैं कोशिश करूंगा कि बाकी चीजें ना पढ़ाऊं, आपको मालूम है दे आर द ओल्डेस्ट। अब मैं इनकी सेल वॉल को डिफरेंट बताता हूं, इनकी सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, पहला पॉइंट, और इनके सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है। यू बैक्टीरिया से आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है, ये आप मेरे साथ सीखते चलो। पहले इनकी सेल वॉल देख लो, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी है। नाउ हियर इज द सेल वॉल ऑफ द आर्की बैक्टीरिया। नो पेप्टाइडोग्लाइकन, पहला शब्द है कि इनमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है। और अगर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है तो फिर सेल वॉल बनी किसकी है? तो आप बोलोगे प्रोटीन की बनी है, साथ में बनी है नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड। अच्छा भाई, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड की बनी है। ये रहा इनकी सेल वॉल। अब बची सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, लेकिन दे हैव सो मेनी ब्रांच चेन लिपिड। ब्रांच चेन लिपिड, और ब्रांच चेन लिपिड होने की वजह से इनकी सेल मेम्ब्रेन
बाकी बैक्टीरिया से स्पेशल है, इनकी सेल वॉल बाकी बैक्टीरिया से स्पेशल है, एंड दैट्स व्हाई सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन आर स्पेशल. They are cell wall and cell membrane are special and adapted for harsh environment. और इसी वजह से ये हार्श इन्वायरमेंट में रह पाते हैं. और ये बात एनसीईआरटी में भी लिखी मिलेगी अगर आपने सही ढंग से देखा तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इज स्पेशली अडॉप्टेड फॉर लिव इन द हार्श एनवायरनमेंट. तो चलिए, अभी भी एक क्लासिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है. अभी भी क्लासिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है, इसका मतलब मैं इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाह रहा हूं, तो क्यों ना इसे ऐड ऑन कर लिया जाए. पहले इतना देख लो, बैक्टीरिया मोनेरा कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के. One is Archaebacteria, another one is Eubacteria. Archaebacteria are known as oldest living fossil or the oldest living organism. दुनिया के सबसे पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ये उस समय के लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिस समय ओरिजिन ऑफ लाइफ चल रही थी, और ओरिजिन ऑफ लाइफ के समय से ये हैं. तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के समय पर अर्थ नॉर्मल नहीं थी. अर्थ नॉर्मल नहीं थी, इसलिए आज भी हार्श एनवायरनमेंट में रह लेते हैं. अब आप पूछ सकते हो नॉर्मल बैक्टीरिया इन हार्श एनवायरनमेंट में क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि नॉर्मल बैक्टीरिया से बेहतर इनकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन अडॉप्टेड है फॉर हार्श एनवायरनमेंट. और तुमने देखा कि नॉर्मल बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन है सेल वॉल में, और सेल मेम्ब्रेन में लिपिड एंड प्रोटीन है. इनमें सेल वॉल में नो पेप्टाइडोग्लाइकन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, नो पेप्टाइडोग्लाइकन. मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देयर इज अ क्वेश्चन, नो पेप्टाइडोग्लाइकन and there is a protein and non-cellulosic polysaccharide in cell wall and branch chain lipid in their cell membrane. Now once more, मैं फिर से वही लिखता हूँ, कई मर्तबे पढ़ाना पड़ता है और आपको मालूम है कि ये अब आप सीख पाएंगे. बैक्टीरिया 2 प्रकार के. नंबर 1 इज नोन एज आर्की बैक्टीरिया. अब आपको मालूम है ये आर्की बैक्टीरिया कौन है, इनकी सेल वॉल क्या है, और ये इतने स्पेशल क्यों है, और इनका नाम आर्की बैक्टीरिया क्यों है, मैंने बता रखा है. और दूसरे तरीके के लोग हैं यू बैक्टीरिया. इनके बारे में भी मैंने बता रखा है, या फिर मैं आगे बताऊंगा जो बचा हुआ पार्ट है. ठीक है. नाउ आर्की बैक्टीरिया के बारे में बोला जाता है दे आर सो मेनी टाइप्स, बट बहुत सारे प्रकार में से 3 प्रकार एनसीईआरटी ने उठाए हैं. मैं उन तीनों प्रकार को आपके सामने लिखता हूं. Number 1 is known as thermoacidophil. Thermoacidophil. Number 2 is known as halophils or halophiles. Number 3 is known as methanogens. Okay, so there are 3 kind of Archaebacteria: thermoacidophil, halophils, and methanogens. Thermoacidophils, they live in high temperature and high acidic conditions. High temperature में रहते हैं and acidic environment में रहते हैं. Acidic environment, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एसिडिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, थर्मोएसिडोफिल. हैलोफिल्स दे लिव इन हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन. हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, जहां पर बहुत ज्यादा